हाँ, तो कल हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? आमाशय में पाचन पढ़ चुके थे। ठीक है, रेनिन एंजाइम के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, रेनिन एंजाइम के बाद रेनिन एंजाइम का कार्य क्या होता है कि जो बच्चों में दूध पीते हैं तो बच्चे क्या दही के रूप में जो निकालते हैं वो क्या रेनिन के द्वारा क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाता है दूध। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ते हैं हम यकृत यानी लीवर। अब जो लिवर का कार्य होता है पाचन में, है ना। लिवर यकृत में क्या होता है, पित्ताशय होता है। जो पित्ताशय से क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है ना। तो वो क्या पाचन में कार्य करता है। तो ये क्या इस ग्रंथि को भी पाचन ग्रंथि में हम पढ़ते हैं। तो ये भी एक अंग है जिसको हम पाचन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यकृत जो होता है वो क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है यकृत या लिवर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिवर, और हिंदी में कहते हैं यकृत। ये शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है। अच्छा, इसका उद्भव कहाँ से होता है? जो भ्रूण होता है, भ्रूण निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है, आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें लेयर होती है। कौन सी लेयर से किस अंग का निर्माण होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो यकृत का जो निर्माण होता है वो भ्रूण की एंडोडर्म से होता है। किससे होता है? भ्रूण की एंडोडर्म, जो आंतरिक लेयर होती है सबसे, उससे क्या होता है, भ्रूण की एंडोडर्म से यकृत का निर्माण होता है, लीवर का। अब इसका भार कितना होता है? भार तो 1.2 से 1.5 केजी तक होता है। इसका भार कितना होता है? 1.2 से 1.5 केजी तक होता है। अब ग्राम में कहें तो 1200 से 1500 तक है, 1500 ग्राम तक है। अब ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है ना। तो ये कहाँ पाया जाता है? डायफ्राम के नीचे दाईं ओर पाया जाता है। जैसे हमने ये पढ़ा था कि ये क्या है, ग्राफनाल, ये है आमाशय, है ना, ये आमाशय है ना, और ये है ना। तो ये कहाँ पाया जाता है? यहाँ दाईं ओर पाया जाता है। यकृत होता है, कहाँ पाया जाता है? ये दाईं ओर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दाईं ओर। कहाँ? दाईं ओर पाया जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ डायफ्राम होता है। जो जो कंकाल तंत्र वाला टॉपिक आएगा उसमें जो पसलियां होती है, पसलियों के नीचे जो डायफ्राम होता है, जो है ना, तो उसके क्या नीचे पाया जाता है ये। ठीक है, तो डायफ्राम के नीचे दाईं ओर पाया जाता है। अब इसका रंग कैसा होता है? रंग कैसा होता है? चॉकलेटी होता है। कैसा होता है? चॉकलेटी होता है। और ये 2 पिंडों में बटा होता है। कितने पिंडों में मतलब होता है? 2। दायां पिंड इसका बड़ा होता है और बायां कैसा होता है? छोटा होता है। आगे इसकी हम संरचना पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें बताएंगे। और कौन सी भाग में पित्ताशय पाया जाता है, पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, आगे पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसी दिखती है इसकी अंतर संरचना, है ना। ऐसे ही रफली बना दिया है। ये इसका दायां पिंड होता है यकृत का। ये क्या होता है? दायां पिंड होता है, जो कैसा होता है? बड़ा होता है ना, राइट वाला पिंड। और ये होता है लेफ्ट यानी बायां पिंड, है ना, ये छोटा होता है। तो जो ये याद रखना, जो पित्ताशय होता है वो दाएं पिंड में पाया जाता है। ठीक है, और ये किसी फिल्सिफॉर्म स्नायु के द्वारा ये जुड़े रहते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसके कार्य पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यकृत के कार्य। क्या पढ़ेंगे? यकृत के कार्य। यकृत के कार्य क्या होता है? देखो सबसे पहला तो इसमें पित्त से पाया जाता है, तो पित्त से पाया जाता है ना। और देखो, और ये पित्त का संश्लेषण करता है। लेकिन जो पित्त का संश्लेषण करता है, लेकिन जो इकट्ठा होता है पित्त यानी संग्रहण जो होता है वो पित्ताशय में होता है ना। तो जो यकृत में क्या करता है? पित्त का संश्लेषण यानी पित्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। अब ये पित्त होता कैसा है? हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। हरे पीले रंग का कैसा द्रव्य होता है? क्षारीय द्रव्य होता है। पित्त रस में पाचक एंजाइम का क्या होता है? अभाव होता है। पाचक एंजाइम का अभाव होता है ना, इसमें पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ये हरे और पीले रंग का कैसा क्षारीय द्रव्य होता है। जो पित्त रस होता है वो वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है वसा का। वसा यानी फैट, है ना, जो ऑयली चीज होती है ना,
वो उनमें क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है ना। तो ये क्या करता है, वसा का पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन करता है। अब वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो वसा के जो जटिल अणु होते हैं, वसा के जो जटिल अणु होते हैं उन्हें किस में तोड़ देता है, वसा की सरल अणुओं में तोड़ देता है। वो क्या कहलाता है, वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाता है। वसा के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन या फिर पाइसीकरण कहलाता है, वसा का पाइसीकरण। यकृत जो सेल्स होती हैं वो शरीर की अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन आता है कभी कभार एग्जाम में कि ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ होता है, ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, यकृत में होता है ना। तो यकृत जो सेल होती है शरीर की अतिरिक्त शर्करा, अब हमने खाना खाया है ना, खाना खाया, श्वसन की क्रिया के द्वारा क्या हुआ, वो उससे हमें एटीपी ऊर्जा प्राप्त हो गई, ठीक है। अब जो ग्लूकोज बना हमारे शरीर में, हमने पाचन किया, हमने खाना खाया, खाने का पाचन हुआ, पाचन के द्वारा क्या हुआ, ग्लूकोज बना। अब जो ग्लूकोज था उससे कुछ ग्लूकोज से तो हमने ऊर्जा ग्रहण कर ली और हमने अपने सारे दैनिक कार्य कर लिए, लेकिन फिर भी कुछ ग्लूकोज बच गया, फिर भी क्या हुआ, अतिरिक्त हमारे अंदर शरीर के अंदर शर्करा बच गई, है ना। तो उस बची हुई शर्करा का यकृत क्या करता है, उसको स्टोर कर देता है, क्या कर देता है, स्टोर कर देता है, जो हमें बाद में काम में ले सकते हैं। और वो स्टोर करके उसको किस रूप में स्टोर करता है, शर्करा के रूप में स्टोर नहीं करता, ग्लूकोज के रूप में स्टोर नहीं करता, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देता है। अरे बात समझ में, हाँ? जो हमारा यकृत होता है, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जो शर्करा बच जाती है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बच जाता है ना, उसको किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, स्टोर कर देता है, जिससे बाद में हम इसका यूज कर सकें। अब जब वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में, जिससे वो कहाँ, यकृत में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, है ना, संग्रहण हो जाए, संग्रहित करके रखता है। तो इस क्रिया को, अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में चेंज करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको तो यहां से ले लिया, जेनेसिस यानी ग्लाइकोजन बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जेनेसिस। और जब हमारे शरीर को मान लो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तब इस ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में चेंज कर देगा, है ना, फिर से ग्लूकोज में चेंज कर देगा जब हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होगी, है ना। इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ते हैं और इसके कार्य के बारे में। अच्छा, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हमने खाना खाया, हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त शर्करा बची, है ना, अतिरिक्त ग्लूकोज बचा, तो हमारा यकृत क्या करता है, उसको एक्स्ट्रा बचा के रख देता है, कैसे, ग्लाइकोजन के रूप में, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। इस क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन बन रहा है इसलिए जेनेसिस, इन वर्ड पे ध्यान देना, ग्लाइकोजन बन रहा है इसलिए ग्लाइकोजेनेसिस। अब क्या हुआ, हमने व्रत रखा, मान लो व्रत रखा, हमने खाना नहीं खाया। अब हमने खाना नहीं खाया फिर भी हम काम तो करते हैं ना, चलते हैं फिरते दौड़ते, तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा वहीं से मिलती है, जो हमारे शरीर में बचा हुआ शर्करा था, है ना, बची हुई शर्करा थी, उसको हमारे शरीर ने क्या कर दिया, स्टोर करके यकृत में रख दिया था। स्टोर करके कहाँ रख दिया था, यकृत में, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में रख दिया था। अब हमने खाना नहीं खाया, है ना, हमारा व्रत है, हमने खाना नहीं खाया, तो हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, जो बची हुई जो शर्करा थी वो ग्लाइकोजन के रूप में रख दी गई थी, वो ग्लाइकोजन क्या है, टूट कर फिर से किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। तो जब ग्लाइकोजन बना तो उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजन टूटा तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, है ना, टूट रहा है तो उसको लाइसिस कहेंगे, और बन रहा है तो उसे जेनेसिस कहेंगे।
तो ग्लाइकोजन जब टूटा तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। फिर किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, और ग्लूकोज श्वसन की क्रिया द्वारा अपघटित होकर हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा देगा। इतनी बात आई समझ। यानी हमने जब खाना खाया है ना, तो जो एक्स्ट्रा बचा था वो हमारे शरीर ने स्टोर करके रख दिया ग्लाइकोजन के रूप में। इस क्रिया को कह देते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, अब स्टोर करके रख दिया, अब हमारे शरीर को आवश्यकता है फिर से, लेकिन हमारे पास ग्लूकोज नहीं है, तो उस बचे हुए ग्लाइकोजन को क्या करेगा, तोड़ के ग्लूकोज में चेंज करेगा। इस क्रिया को कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो हमारे शरीर में नहीं है ग्लाइकोजन नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन क्या है, ग्लाइकोजन ना होने पर वसा है, प्रोटीन है, तो वसा और प्रोटीन को भी ये ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ये कर, अब वसा और प्रोटीन को अगर टूटेंगे और ग्लूकोज में बनेंगे तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, ये सारी क्रिया है, इन क्रिया के नाम है ना। इस क्रिया को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, यहाँ ग्लाइको है, इस शब्द पर ध्यान देना ना। यहाँ ग्लाइकोजन बन रहा था ग्लाइको है ना, और यहाँ ग्लाइकोजन टूटा तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और यहाँ ग्लूकोज बन रहा है वसा प्रोटीन से, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बन रहा है, तो जेनेसिस आएगा। ग्लाइकोजन होगा संबंधित तो ग्लाइको आएगा, और ग्लाइको नहीं है, ग्लूकोज बन रहा है वसा प्रोटीन से, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। तीन बार समझ में आई, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नहीं समझ में आई तो कमेंट करके बताना। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो यूरिया का भी निर्माण करती हैं। हमारे शरीर में क्या करती हैं, यूरिया का भी निर्माण करती हैं। और यकृत जो होता है वो भ्रूण काल में, किसमें, भ्रूण काल में क्या करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। भ्रूण काल में आरबीसी का निर्माण करता है। वैसे आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। विटामिन और अच्छा, ये विटामिन, कुछ विटामिन और फॉलिक एसिड का भी संग्रह करता है यकृत। अब कौन कौन सी विटामिन है, कीड़ा विटामिन, B12, फॉलिक एसिड का संग्रह। अब कीड़ा कैसे, देखो विटामिन के है ना, इनको याद रखने की ट्रिक है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का क्या करता है, संग्रह करता है कौन, लीवर है ना। और इसमें जो कुफर सेल्स पाई जाती हैं वो जीवाणुओं को क्या करती हैं, भक्षण करती हैं, जिससे भोजन सड़ने से बच जाता है। और इसमें क्या होता है, प्रतिस्कंदक पदार्थ हेपेरिन। और ये क्या होता है, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है तो वो बहता रहता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, जैसे मान लो हमारे उंगली में मान लो खून निकले, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जम जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके क्या करता है, जम जाता है ना। लेकिन रक्त वाहिनियों में हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, वहां पर भी तो O2 होती है ना, वहां पर भी तो ऑक्सीजन होती है ना, क्यों नहीं जमता वहां। तो वहां एक पदार्थ पाया जाता है, प्रतिस्कंदक पदार्थ, इसे कहते हैं हेपेरिन। क्या कहते हैं, हेपेरिन। ये पाया जाता है किसमें, रक्त में है ना। और इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। ठीक है, जिससे क्या है कि जो ब्लड होता है वो बॉडी में क्या होता है, रक्त वाहिनियों में बहता रहता है, जमता नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये शरीर से बाहर निकलता है तो ये अपना प्रभाव बंद कर देता है, तो बाहर आकर वो क्या करता है, O2 की उपस्थिति में क्रिया करके जम जाता है। ठीक है, और यकृत क्या करता है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इनका निर्माण करता है ना। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं उनका निर्माण करता है।
ठीक है। और ब्लूरुबिन, ब्लीवर्डिन उनका निर्माण करता है, जिसके कारण मल का रंग और गंध आती है ना। मल का रंग येलो और होता है और गंध जो आती है वो ब्लूरुबिन, ब्लीवर्डिन के कारण आती है। और वो कहाँ बनते हैं? यकृत में बनते हैं, ठीक है। इतना इसके लिए बहुत है, यकृत के लिए, है ना। अब आगे अग्नाशय ग्रंथि और पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद ग्रहणी में पाचन पढ़ेंगे, छोटी आंत में पाचन, है ना। फिर आगे जब ग्रंथि वाला चैप्टर आएगा तो इनको और डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक। इसके साथ लीजिए इतना। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे जो ग्रंथि एक और है, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, ठीक है। ये कैसी होती है? मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है? मिश्रित। मिश्रित कैसे? इसमें ये अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी भी होती है ना। कैसी होती है? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। और अंतःस्रावी और बहिःस्रावी कैसी होती है? मतलब अंतःस्रावी ज्यादा तुम्हें पता है, जो श्राव निकलता है वो क्या होता है? हार्मोन्स होते हैं, है ना। और बहिःस्रावी द्वारा जो श्राव होता है वो निकलता है, वो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। इतना तो पता है ना, है ना। नहीं पता तो आगे जो ग्रंथि वाला चैप्टर आएगा अंतःस्रावी बहिःस्रावी, उसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो, इसमें एक कोशिका होती है, एसिनाई कोशिकाओं का समूह होता है, एक होता है लैंगरहंस दीपिकाओं का समूह। तो जो एसिनाई कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या करता है? वो बहिःस्रावी की तरह कार्य करता है। कैसे करता है? बहिःस्रावी यानी इससे क्या होते हैं? जो अग्नाशय रस स्रावित होता है, अग्नाशय रस में जो एंजाइम्स होते हैं सारे, वो एसिनाई सेल्स के द्वारा स्रावित होते हैं। एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, एंटीरोकाइनेज है ना। ये सारे जो एंजाइम है वो एसिनाई सेल्स के द्वारा स्रावित होते हैं, एसिनाई सेल्स के द्वारा, है ना। ये कैसे होती है? बहिःस्रावी प्रकृति की होती है। कैसी होती है? बहिःस्रावी प्रकृति की। और जो दूसरी कोशिकाओं का समूह होता है वो कौन सी होती है? लैंगरहंस दीपिकाएं। लैंगरहंस दीपिका की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? अंतःस्रावी होती है। कैसी होती है? अंतःस्रावी। वीडियो चल रही है? हाँ, तो जो लैंगरहंस दीपिकाओं की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अंतःस्रावी होती है ना। क्या होती है? अंतःस्रावी। अब इसमें कौन सी होती है? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स होती है, गामा या डेल्टा, है ना। तो जो अल्फा सेल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा या गामा से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है ना। चलो आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। लैंगरहंस दीपिकाओं से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उन हार्मोन्स को भी देख लेते हैं, फिर आगे पाचन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो जो लैंगरहंस दीपिकाएं जो होती हैं उनकी जो कोशिका होती है उनमें से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? वो अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है और गामा और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है ना। तो बीटा सेल से आप जानते हैं इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन के कमी से कौन सा मधुमेह रोग हो जाता है, ये पता होगा, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लास अच्छी तरह लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है, ना भूलें। कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग हमारा जब वक्त बुरा चल रहा होता है तो हमसे बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। उस वक्त हमारा वक्त थोड़ा खराब चल रहा होता है तो हम ज़्यादा कुछ कहते नहीं किसी से, तो उनसे बोल दिया करो क्या कि थोड़ी देर की खामोशी है, कि थोड़ी देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, कि थोड़ी देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। धन्यवाद।